बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील और आज एमडी कैट की डिस्कशन करने जा रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 की, और जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके फर्स्ट एमसीक्यू से बात शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि द सिस इन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म द ट्रांस आइसोमर हैज़ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। आपने एक्सेप्शन बतानी है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो ट्रांस आइसोमर में ना हो, आपने वो एक्सप्लेन करना है। देखें जी, वन बाय वन बात करते हैं। हम कहते हैं इट इज़ ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इट डाइपोल मूवमेंट इज ज़ीरो। डेफिनेटली सी बात है, जिसकी डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो हुई तो वो नॉन पोलर होगा। तो अगर ये बात इसमें मौजूद है तो ये समझ लें दोनों ही ख़त्म होंगे। फिर ये बात है सिमेट्रिकल, और फाइनल पॉइंट लिखा हुआ है इट हैज़ द लो मेल्टिंग पॉइंट। तो देखें ए बी सी डी सारी ऑप्शन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, नॉन पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें जितने भी जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं इनके आपस में डाइपोल्स कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, और इनकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है वो क्या आती है, ज़ीरो। सो बॉन्ड मोमेंट्स कैंसल आउट इन द ट्रांस बट डू नॉट कैंसल इन द सिस फॉर्म। सिस में नहीं कैंसिल होता। सो वेक्टर सम जो है वो इसमें मौजूद होता है सिस आइसोमर्स में, इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन है। इसलिए ये वाले नॉन पोलर और डाइपोल मोमेंट ज़ीरो कंसीडर होगी, ये वाले पोलर और इनकी डाइपोल मोमेंट मौजूद होती है, इसलिए ये तो पॉइंट हो नहीं सकते जी, इनको ख़त्म कर दें। अब रहेगी सिमेट्री की बात। तो सिमेट्री को समझने के लिए कुछ पॉइंट ज़रा स्टडी करते हैं। देखें जी, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो सिस और ट्रांस के दरमियान में है। ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया जिसका मतलब होता है सेम साइड, ऑन सेम साइड। इट मीन्स ऑन द सेम साइड, ठीक है जी। और उसके बाद ये वाली बात तो होगी जी सेम साइड के हवाले से, और यहाँ पर क्या है जी, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड की यहाँ पर बात हो गई। तो ऑपोजिट साइड और सेम साइड को हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब अगली बात पे आते हैं। इन द सिस आइसोमर्स द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द डबल बॉन्ड प्लेन और नॉन एरोमेटिक साइकिल। देखिए ये वाली बात आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई ये वाली जो पॉइंट हैं इसमें कोई भी ग्रुप जो होगा वो एक साइड पर होगा, एक साइड पर होगा, ठीक है जी, इसमें। और यहाँ पर क्या होगा, ये डिफरेंट साइड्स पर होंगे। ये देखें जी, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ ए और यहाँ पर ये बी और यहाँ पर बी। और दूसरा लिखा हुआ है जी नॉन एरोमेटिक साइकिल में। नॉन एरोमेटिक साइकिल की एग्जांपल अब आपके सामने है कि ये देखें, ये हमारे पास हैं, ये इस तरह से, ये हमारे पास ए है, ये ए है, सेम साइड की बात आ गई। तो ये ऑपोजिट साइड पे होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है सिस आइसोमर्स आर मोर पोलर। वो मैं एक्सप्लेन कर आया हूँ, क्योंकि इनकी डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है, जबकि इनकी डाइपोल मोमेंट जो है दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो होती है, इसलिए ये पोलैरिटी की बात आ गई। सिस आइसोमर्स लेस सिमेट्रिकल हैं। इसका मतलब ये क्या है जी, लेस सिमेट्रिकल है। सिमेट्री का जो ताल्लुक होता है वो मेल्टिंग पॉइंट्स के साथ होता है, ठीक है। जितनी पैकिंग बेहतर होगी, जितनी सिमेट्री बेहतर होगी, उतनी पैकिंग बेहतर होती है, और इसलिए मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा हायर होते हैं सिस इस ट्रांस में। और जबकि सिस में मेल्टिंग पॉइंट कम लेकिन हायर बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का तारुक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यानी पोलैरिटी पर मौजूद होता है। इसलिए याद बात ये रखनी है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इनके बॉइलिंग पॉइंट कम, इनके मेल्टिंग पॉइंट कम लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि ये सिमेट्री पे डिपेंड कर रहे हैं। साइक्लिक सिस्टम में सिस आइसोमर्स मोर अनस्टेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से हम कहते हैं कि ये ज़्यादा अनस्टेबिलिटी जो है वो शो करते हैं। एग्जाम्पल हमने ऊपर भी डिस्कस की। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो है वो लेस स्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे, और ये स्टेबल होते हैं। सिस आइसोमर्स का लास्ट पॉइंट ये है कि दे हैव द हायर सॉल्युबिलिटी इन द इनर्ट सॉल्वेंट, और ये लो सॉल्युबिलिटी होगी। बहरहाल यहाँ पे जो हमारे जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे, एक तो सिमेट्री डिस्कस हो गई और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट की बात थी। तो ये देखें जी, मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास ये भी डिस्कस हो गया। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल भी होते हैं, ये हम कैंसिल कर चुके हैं, ये भी कैंसिल कर चुके हैं। सिमेट्री ये भी ठीक है। एक्सेप्शनल पॉइंट ये है कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेल्टा। MCQ नंबर 2 पे चलते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। ऑप्शंस हैं वाटर, अमोनिया, BF3 एंड हाइड्रोक्सलाइन।
सो देखें, पहले तो न्यूक्लियोफाइल के हवाले से हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं। नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग द लोन पेयर लाइक अमोनिया एंड वाटर, ठीक है जी, ये हमारे पास हैं। और एमाइंस हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूल्स हैविंग द पाई इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हमारे पास ये डबल बॉन्डेड होते हैं, जैसे अल्कीन्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर हैं। उसके बाद कार्बन बेरिंग द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट में हम देखते हैं RMgX में लिख देता हूँ, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में आपने बात देख ली। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 4 ऑप्शंस। यहाँ पे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अमोनिया को भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हाइड्रोक्सल में क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये तो नहीं हो सकते जनाब कि ये जो नॉट लिखा हुआ है, नॉट न्यूक्लियोफाइल, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज ऑफ हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज। अब एक ही ऑप्शन बचती है हमारे पास, वो क्या है, चार्ली, BF3। इसको हम क्यों कह रहे हैं कि भाई ये जो BF3 है ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें हम कहते हैं जी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें होते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स, और एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इलेक्ट्रॉन जिसमें डेफिशिएंसी हो वो कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा। तो चार्ली हमारे पास जो है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 पे चलते हैं। MCQ नंबर 3 हमारे पास है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कन्फर्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास होता है जी हेट्रो एटम, फंक्शनल ग्रुप, केमिकल बॉन्ड या एम्पिरिकल ग्रुप। देखें, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा। डेफिनेटली ये बुक की लाइंस हैं बिल्कुल, और ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, एक्चुअली द फंक्शनल ग्रुप बेसिकली गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। और वो कैसे देता है, इसकी एग्जांपल से मैं आपको बात समझा देता हूँ। जैसे कि आप देखें हमारे पास होता है CH4। अब देखें इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है सच। अब ये क्या है, ये मुख्तलिफ इसमें अब बातें आएंगी। एक तो ये भी गैस है, CH4 एक गैस है। दूसरी बात क्या है कि ये जो है वो इनसॉल्युबल है इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तीसरी चीज़ ये है कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि नो रिएक्शन विथ सोडियम, कि रिएक्टिविटी बहुत कम है, सोडियम के साथ जो है वो इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, अब हम करें ये कि इस CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाल लें और देखें क्या कुछ प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया जी, CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाला और इसकी जगह पे क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया जी OH। सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, OH आ गया। दिस OH रिप्रेजेंटिंग द फंक्शनल ग्रुप, ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल पार्ट को। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल पार्ट ऑफ द कंपाउंड, ये फंक्शनल पार्ट है। अब इसकी वजह से ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी वजह से ये रिएक्ट करता है विद सोडियम, ये सोडियम से रिएक्ट करेगा एंड प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस करता है जी, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास होगी बात यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो देता है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करेगा और सॉल्युबल होता है ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। किस वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सॉल्युबल भी हो गया। तो देखें कितनी सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चेंज कर दी सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, MCQ नंबर 4, फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को पहले तो आप याद रख लें कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और उसके बाद हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। तो जो ये नेचर की बात करें तो हम इनको लिविस एसिड का नाम दे देते होते हैं, ठीक है जी। और ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लिविस एसिड के तौर पर एक्ट करता है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरीज में क्या क्या कैटेगरी शामिल है इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के हवाले से कुछ बातें आप लोगों ने याद रखनी है, दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, यानी ये जो भी एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है।
तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की बात की जाए तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। फिर है न्यूट्रल एटम। अब न्यूट्रल की बात की जाए तो जैसे SO3 का केस है, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जो है वो अटैच है और ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता होता है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं। ये AlCl3 हो या BF3 हो, इनमें क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल, और ये स्ट्रॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं आफ्टर द पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास लास्ट है कार्बन बेरिंग द पॉजिटिव चार्ज। देखें जैसे यहाँ पर है कि ये हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OH, अगर हम देखें कार्बोनिल ग्रुप में तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, ये तो ये भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहलाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से। अब हमारे पास देखिए कैटेगरीज क्या क्या हैं। नेगेटिव है, हो नहीं सकता, ठीक है। पॉजिटिव है और न्यूट्रल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको भी कैंसिल कर दें। अब दो ही बातें रह गई कि या तो Cl पॉजिटिव है या न्यूट्रल Cl है। तो हमने ये देखा कि जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर होते हैं, इसलिए बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 5, आयोपिक नेम ऑफ HCOOCH3 क्या होगा? मिथॉक्सी मेथनॉल, एथेनोइक एसिड, मिथाइल मेथनोएट या मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है जी। अब आप देखें ये जो हमारे पास हैं, एक्चुअली पहले तो ये देख लें कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। HCOCH3 किस क्लास से? हम ये कहते हैं ये एस्टर्स से बिलोंग करता है। और एस्टर्स को जब हम नेमिंग देते हैं, इसके लिए तरीकाकार ये देख लें। ये हमारे पास है जी HC डबल बॉन्ड O देन O एंड CH3। ये वाला जो हिस्सा होता है ये ऑक्सीजन के साथ वाला, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला, ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमेशा कहलाता है हमारे पास अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप लिखते होते हैं हम, अल्काइल। फिर उसके बाद अल्केन के नाम में से ई उड़ा के आपने क्या करना है, अल्केन लिख दिया, ई उड़ा दें और O8 लिख देते होते हैं एस्टर्स के लिए। ठीक है। जब एस्टर लिखा तो फिर ये बातें तो सारी ख़त्म हो गई जो बाकी अल्फ़ा बीटा डेल्टा में थी। तो O8 हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ चार्ली में, लेकिन इनके नाम कैसे देने हैं उसकी प्रैक्टिस हमने करनी है कि ये अल्काइल ग्रुप है तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास है जी CH3, तो ये मेथल ग्रुप है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा है HCOO, ये हमारे पास अल्कोनोएट है, यानी कि ये हो जाएगा मेथनोएट। ठीक है जी, ये हो जाएगा ये मेथनोएट, ये हो गया जी हमारे पास मेथल मेथनोएट, ये हमारा प्रॉपर नाम जो है ये बन जाता होता है। अब ज़रा इसकी फॉर्मेशन ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं हम एस्टर्स की। देखें एस्टर्स बनते हैं जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपस में कंबाइन हो जाएं। अल्कोहल से हमेशा H जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाता है, तो ये एस्टर लिंकेज बन जाता है। लेकिन हाइड्रोलिसिस करवाएं तो दोबारा वही चीज़ें ऑब्टेन हो जाती हैं। अब इनको वेरीफाई करने के लिए देखिए हमारे पास एग्जांपल है, मैंने कहा था ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला, ये इसको आप ब्रेक करना है। यहाँ से ये अल्काइल ग्रुप का नाम है, ये वाला नाम ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले हमने अल्काइल ग्रुप नेम लिखना है, अल्काइल ग्रुप नेम लिखना है, फिर हमने लिखना है अल्केनोएट, यानी अल्केन का O8 हमने कर देना है। ठीक है जी। तो देखो ये है इथाइल, ये हमारे पास ये वाला हिस्सा है इथाइल, ये लिख दिया। अब कार्बन देखें 1 2 3, तो ये नाम बन गया प्रोपेनोएट, ये हमारे पास हो गया जी प्रोपाइल, ये वाला 3 हिस्से, ये है प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप। और ये जो होगा हमारे पास ये है मिथनोएट, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए देखें मिथनोएट। इसी तरह से ये वाला देखें तो ये बन गया जी मेथल, ये हमारे पास, और ये है 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन लिखते होते हैं हम, ई ख़त्म कर दें O8 लिख दिया हुआ है। ये वाला देखें जी यहाँ पर कितना है 1 2 3, ये प्रोपाइल है, और ये 1 2 2 है हमारे पास, ये इथेनोएट हो गया। सो ये हमारे पास जी थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग मैंने आपको साथ साथ ये भी करवा दी, तो ये एस्टर्स की नेमिंग आपको पता लग गई। MCQ नंबर 6 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। ऑप्शन अल्फा है एलिसाइक्लिक, और एग्जाम्पल दी हुई है साइक्लोपेंटेन की। एलिसाइक्लिक
की बेस्ट एग्जांपल ये साइक्लोपेंटेन है, क्योंकि जितने भी साइक्लिक कंपाउंड हैं जो एलिफेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनकी बेस्ट एग्जांपल है साइक्लोपेंटेन। तो ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर देते हैं जी। इसके बाद आप देखें लिखा हुआ फिनोल। फिनोल तो डेफिनेटली एरोमेटिक रिंग्स के साथ OH लगा दें तो फिनोल्स होते हैं, ये फिनोल लिखा हुआ है तो एक OH लगा देते हैं हम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं होगा लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड ज़रूर होगा। ब्रांच्ड एलिफेटिक आइसोब्यूटेन, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया जी आइसोब्यूटेन, बिल्कुल ब्रांच्ड होता है। ये सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3 ग्रुप मौजूद है तो ये आइसोफॉर्म बन गई हमारे पास, तो आइसोब्यूटेन है। इसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक है एनिसोल। ये एनिसोल का स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो बेंजीन के साथ एक हम मिथॉक्सी ग्रुप लगा देते हैं। तो भाई जब ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ कार्बन अटैच हों तो ये क्या बन जाता होता है, ईथर बन जाता होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, यहाँ पे डेल्टा इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक में हमेशा जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जो भी हेट्रो एटम्स होते हैं उनको रिंग का हिस्सा होना चाहिए। जैसे ये पिरिडीन की एग्जांपल है, जैसे हमारे पास फ्यूरेन की एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल, तो ये रिंग का हिस्सा होने चाहिए। ये रिंग का हिस्सा नहीं है, ये अलग से अटैच है, तो इसलिए एनिसोल जो है ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा हेट्रोसाइक्लिक के साथ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डेल्टा ये कंसीडर हुआ। अब इस एनिसोल के हवाले से देखें, ये बात लिखी हुई है कि ये ईथर होते हैं, बिल्कुल हमने देख लिया कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है वो कार्बन एटम है तो ईथर होगा। और प्रिपेयर कैसे करते हैं इसको, हम कहते हैं जी विलियमसन सिंथेसिस से करते हैं। वो कैसे होगी वो ज़रा देख लें कि ये हमारे पास है सोडियम फिनॉक्साइड, ये यहाँ पर होता है जी सोडियम फिनॉक्साइड ONA। सोडियम फिनॉक्साइड को जब आप मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाएंगे तो NaCl अलग हो जाएगा और एनिसोल जो है ये अलग हो गया, ये OCH3 जो है ये बन गया और प्लस NaCl जो है ये अलग हो गया। सो ये हमारे पास पॉइंट हो गया जी कंप्लीट कि ये रिएक्टिंग जो सोडियम फिनॉक्साइड आइन है विद मिथाइल हैलाइड यील्ड्स एनिसोल कैसे होता है, मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 7 देखें, द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स बाय द हेक्सेन इज, 4 ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या 7। 2 ट्रिक्स हैं, ये याद रख लें तो आपके लिए ये आइसोमर्स जो है फाइंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। पहला ट्रिक तो ये है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, अगर 4 कार्बन है तो 2 आइसोमर्स होंगे, 5 हैं तो 3 आइसोमर्स होंगे, 6 हैं तो 5 आइसोमर्स होंगे। हमारी डिमांड थी 6 जो है वो कार्बन एटम्स की, तो 5 आइसोमर्स हैं। दूसरा एक फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, 2 पावर n-4 + 1। अगर यहाँ पे हम 2 पावर में यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे 6 कर देते हैं और यहाँ पे 4 कर देते हैं तो ये 2 पावर 2 हो जाएगी, तो ये हमारे पास इक्वल टू अगेन 5 आ जाएगा। तो ये अप्लाई करना चाहें ये आपकी मर्जी। ये हमारे पास है फर्स्ट आइसोमर हेक्सेन का, ये हमारे पास है स्ट्रेट चेन है ये सारे के सारे। अगर आप एक कार्बन को जो है यहाँ से हटाएं और ब्रांच बना लें तो ये बन जाएगा 2 मेथिल पेंटेन, और अगर इसकी पोजीशन को आप चेंज करके यहाँ पर लाएं तो ये 3 मेथिल बन जाएगा। तो ये 3 आइसोमर्स तो ये हो गए। अब क्या करें, एक और कार्बन को कम कर दें अगर, तो ये 2 पोजीशंस जो हैं यहाँ पर डिक्लेयर हो जाती हैं, या फिर अलग अलग दोनों को आप अटैच कर दें। तो इस तरह से ये 5 आइसोमर्स जो हैं वो इसके पॉसिबल हो सकते हैं हेक्सेन के। नेक्स्ट MCQ है जी MCQ नंबर 8, लिखा हुआ है फ्री रेडिकल इज नॉन एग्जिस्टिंग शॉर्ट लिव्ड डायामैग्नेटिक या फेयरली स्टेबल। ये 4 ऑप्शंस को समझने के लिए पहले आपको रेडिकल की पूरी रिवीजन करना लाजमी है। तो देखें जी, फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ में ये गैसियस स्टेट जो है फ्री रेडिकल्स ईजिली फॉर्म्ड होते हैं, पहली बात तो ये याद रखनी है। मोस्ट ऑफ देम आर फॉर्म्ड इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। शॉर्ट लिव्ड रेडिकल्स आर डिफिकल्ट टू आइसोलेट बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। लॉन्ग लिव्ड रेडिकल्स आर स्टेबल एंड दे एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम विद द नॉर्मल कंपाउंड। और अगर आप देखें तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो ये हमारे पास बात हो गई इन चारों ऑप्शंस में। अब हम क्या ऑप्शन क्लिक करते हैं, बीटा ऑप्शन क्लिक करते हैं। ए फ्री रेडिकल इज, तो यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि शॉर्ट लिव्ड होता है फ्री रेडिकल। अगर तो लॉन्ग लिव्ड होगा तो वो स्टेबल होंगे। तो वो डिपेंड करता है आपके पास कि वो फ्री रेडिकल किस फॉर्म में है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। या आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा हुआ है कि ये टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, फिर प्राइमरी।
लेकिन जनरलाइज्ड बात जब की जाए फ्री रेडिकल के हवाले से तो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, एग्जिस्टिंग नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये डायमैग्नेटिक ये नहीं है क्योंकि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होंगे। फेयरली स्टेबल हैं तो ये यहाँ पे फेयरली स्टेबल सारे भी नहीं होते, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये है शॉर्ट लिव्ड, और ये शॉर्ट लिव्ड वाला ये हमारे पास पॉइंट क्लियर है, ठीक है जी। MCQ नंबर 9 लिखा हुआ है आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये अब हमारे पास स्ट्रक्चर की बना है। पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो देखें, इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आप देखें, पहले लिखा हुआ है देखें जी CH3 ये लिखा हुआ है, उसके बाद है CH ये है, उसके बाद फिर C2H5 है, इसको स्प्लिट कर दें दो हिस्सों में CH2 CH3। फाइनली आगे चलते हैं, CH2 लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है जी CH3 ट्वाइस, तो ये जी हमने यहाँ पे ट्वाइस बना दिया, और इसके बाद लिखा हुआ है CH3। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करनी है। लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन में आप देखें ये हमारे पास ये सिलेक्शन बन रही है, ये हमारे पास सिलेक्शन है, ठीक है जी। अब आप देखें कि हमारे पास नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखें कार्बन नंबर 4 पे भी CH3 है, कार्बन नंबर 2 पे भी CH3 है, और कार्बन नंबर 2 पे दूसरा CH3 है, तो ये 3 CH3 हैं। तो हम क्या लिखेंगे 2 2 और 4 कितने मिथाइल हैं, ये 3 मेथाइल हैं ग्रुप में, और टोटल 6 कार्बन है। तो हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर भी दोबारा देखें ड्रॉ फॉर्म में ऐसे होगा, ठीक है जी, ये हमारे पास है। और अगर हम इसका नाम सजेस्ट करना चाहें तो चार्ली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। तो MCQ नंबर 9 कंप्लीट। MCQ नंबर 10 ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के कुछ पेयर्स हैं, जैसे अल्कोहल्स एंड ईथर्स बिल्कुल शो करते हैं, ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये भी शो करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर ये भी शो करते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इनके जो जनरल फार्मूलाज हैं वो हमारे पास सेम होते हैं सारे के सारे। एस्टर्स का अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एस्टर को रिप्रेजेंट करते होते हैं RC डबल बॉन्ड OR, और अगर आप एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो एनहाइड्राइड के लिए होता है RC डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O एंड R, ठीक है जी। ये हमारे पास होते हैं एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड और इनको देखें इनमें डिफरेंस आ रहा है, तो इनका जनरल फार्मूला अगर आप देखें तो वो सेम नहीं बन रहा, इसका मतलब ये वाले ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो हमारे पास चार्ली जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप अल्कोहल और ईथर को देखें तो ये एग्जांपल हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाते हैं। ये हमारे पास है जी ये C2H5 ये OH है, और अगर हम ईथर बनाना चाहें तो CH3 OCH3, ये एग्जांपल A जो है वो हमारे पास डिस्कस हो गई। एल्डिहाइड की बात करें तो देखें ये हमारे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और अगर हम कीटोन बनाना चाहें इससे रेलिवेंट तो वो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ये फंक्शनल ग्रुप चेंज है, लेकिन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में भी यही सिचुएशन है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करना चाहते हैं हम यहाँ पे कह देते हैं जी CH3 CH2 COOH, और अगर हम इसका एस्टर बनाते हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर O और फिर ये CH3, ये हमारे पास एस्टर भी बन गया। तो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। सो बेटा यहाँ पर जो ये वाला है ऑप्शन ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। MCQ नंबर 11 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ द क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग हाई टेम्परेचर पे होती है, स्टीम क्रैकिंग में वाटर यूज़ करते हैं एज एन एडिटिव, 900 सेल्सियस पे ले जाते हैं टेम्परेचर, फिर दोबारा सडन कूल करते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग में एल्यूमिनो सिलिकेट डालते हैं, Al2O3 और SiO2, ये कैटालिटिक क्रैकिंग में। तो ये तीनों क्रैकिंग की टाइप्स हैं। जो टाइप नहीं है वो है इलेक्ट्रोलिटिक क्रैकिंग, ठीक है जी, ये कोई टाइप नहीं है क्रैकिंग की। पॉइंट नंबर 12, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन C4H9Cl।
अगर आप इनके आइसोमर्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखें, ये हम इनके जो है वो आइसोमर्स देखते हैं। ये हमारे पास है 1 2 3 4। अगर आप H की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। पहले हम 1 क्लोरो बनाएंगे, इस क्लोरो को मुख्तलिफ पोजीशंस पे रोटेट करवाते हैं, कितनी रोटेशन हो सकती है। हम कहते हैं जी 1 क्लोरो ब्यूटेन, फिर हमने क्या किया, इसको 2 पे ले आए, हमने कहा जी 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो 2 आइसोमर्स हो गए। अब मज़ीद अगर आप इसको रोटेट करवाते हैं तो तब भी यहाँ पर भी 2 क्लोरो बनेगा, यहाँ भी 2 क्लोरो, इसलिए ये क्लोरीन की वजह से तो बात कंप्लीट हुई। अब आगे चलते हैं, अब एक कार्बन कम कर देते हैं हम, तो यहाँ पे 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन बन गया। और फिर अगर हम यहाँ पर ये इसकी पोजीशन को फिर चेंज कर दें तो ये 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन जो है ये बन गया। सो ये हमारे पास 4 आइसोमर्स जो हैं वो इसके बन चुके हैं। तो यही हमारे पास टोटल आइसोमर्स की तादाद है, तो ये इसमें बन जाते हैं। MCQ नंबर 13 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल। जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं तो कुछ फैक्टर्स हमारे सामने हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, यानी न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी, यानी कि जितना पोलर होता जाएगा सॉल्वेंट उतनी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है और इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर हमारे पास जो गिवन है ऑप्शन, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया हुआ है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ग्रुप उतनी ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो कम होगी। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में कार्बन की, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। इसका मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है लेकिन उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए CH3 पहले आएगा, फिर NH आएगा, फिर OH आएगा, फिर फ्लोराइड आएगा। ये हमारे पास तो बात होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास ये है स्टीरिक हिंड्रेंस की बात। यहाँ पे ये वाला पॉइंट स्टीरिक हिंड्रेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखें यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा है, यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो कम है, तो इसलिए ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। सो ये हमारी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी। इसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो फ्लोराइड होगा वीकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ इनवर्स रिलेशन टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ जो है ये हमारे पास जो है हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन होगा। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। MCQ नंबर 14 देखें, लिखा हुआ है द करेक्ट आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। अब ये स्ट्रक्चर गिवन है, अब आपको डिसाइड ये करना है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं जी डबल बॉन्ड्स को ही आपने प्रेफर करना होता है, तो लॉन्गेस्ट चेन में ये डाइईन सेलेक्ट हो गए हमारे पास। अब नंबरिंग कहाँ से करें, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि, इसलिए इसको प्रेफर करेंगे। तो ये 1, ये 2, 3 और 4। तो ये 2 पे कौन सा ग्रुप है जी, ये मेथल है, तो ये हम कहेंगे 2 मेथल। 1 और 3 पे 2 डबल बॉन्ड है, तो हम कहते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन। सो हमारा ऑप्शन अल्फा जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें जी MCQ नंबर 15। MCQ नंबर 15 हमारे पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऑप्शंस हैं, सबसे पहले है जी फिनोल। आप देखें फिनोल में तो ऑक्सीजन आ जाता है, तो इसलिए ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। हमने कहा हाइड्रोकार्बन के जब वर्ड आया तो सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन देखना है। अब देखिए नेफ्थलीन जो है, ये नेफ्थलीन एक फ्यूज्ड, आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड है, और नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर में जो है वो 2 रिंग्स फ्यूज्ड होते हैं, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। एनिलीन की बात करें तो NH2 ग्रुप जो है वो इसके साथ मौजूद होगा, ये भी अब हाइड्रोकार्बन नहीं रहा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर लें, हम कहते हैं किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ आप कार्बोक्सिलिक लगाएं, लाइक बेंजोइक एसिड के साथ, तो ये भी अब एरोमेटिक जो है तो रहेगा लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा। तो हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बीटा। MCQ नंबर 16 की तरफ चलते हैं। MCQ नंबर 16 है द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। अब बुक की स्टेटमेंट है
कि कार्बन चेन की जब नेचर चेंज होगी तो फिर हमारे पास जो आइसोमेरिज्म होगा वो कहलाएगा जी चेन आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? डिफरेंस इन द कार्बन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो ये पॉलीवेलेंट एटम्स के दोनों तरफ जो है फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस अगर होगा या अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है अगर, तो मेटामेरिज्म होगा। फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप सेम हमारे पास डिफरेंट होगा, हमारा जो मोलेकुलर फार्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगा। टॉटोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन। तो हमारे पास ऑप्शन अल्फा जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया। पॉइंट नंबर 17 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो द मेटामेरिज्म। ये है इथॉक्सी इथेन। देखें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले तो इथॉक्सी इथेन को, इथॉक्सी इथेन कैसे लिखते होते हैं? इथेन जब भी लिखना है तो C2H5 लिखेंगे और OC2H5 लिख देंगे तो इथॉक्सी बन जाएगा। तो ये इथॉक्सी इथेन हो गया जी। अब ये शो कर सकता है, बिल्कुल शो कर सकता है ये मेटामेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे देखें ये CH3 के बाद अगर हम ले जाएं तो ये CH2 और CH3 हो जाएगा, यानी C3H7, ये शो कर सकता है। अगर हम ब्यूटेनॉन की बात करें तो ब्यूटेनॉन में देखें ये हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। क्या इसमें शो हो सकता है मेटामेरिज्म? इसको दोबारा ले जाएं यहाँ पर तो वही प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं पेंटेनॉन में। पेंटेनॉन का स्ट्रक्चर ये बनता है CH3 CH2 और ये देखें 3 पे है तो 3 पेंटेनॉन। देखें कार्बन नंबर 3 पे मैंने कार्बोनाइल बना दिया, ये हमारे पास बन गया जी पेंटेनॉन। लेकिन अब इस कार्बोनाइल को मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ ले जा सकता हूँ और ये देखें ये मेटामर बन जाएगा। ये हमारे पास पॉलीवेलेंट एटम के गिर्द अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं तो ये मेटामेरिज्म बन जाता होता है। तो ये तो शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है। मिथाइल प्रोपेनोएट की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये प्रोपेनोएट जब हम डिस्कस करते हैं तो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O कर देते होते हैं और ये मेथल जो ग्रुप है ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ होता है हमेशा। तो ये शो कर सकता है। ये कैसे शो कर सकता है कि ये अगर ग्रुप हम यहाँ पर ले जाएं C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, तो ये मेथल जो हमारे पास है प्रोपेनोएट, ये हमारा जो है ये यहाँ पर ये भी शो कर सकता है। जो नहीं शो कर सकता वो हमारे पास है ब्यूटेनॉन। ये मैंने आपको क्लियर कर दी बात। अब है जी MCQ नंबर 18, साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर इज कैटेगराइज्ड अंडर। तो साइक्लोब्यूटेन, तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो वहाँ पर देखें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये हमारे पास ये लाइक द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास साइक्लोब्यूटेन की एग्जांपल दी हुई है। एरोमेटिक होता नहीं है, ये एलिसाइक्लिक बिल्कुल हो सकता है। और एलिफेटिक ओपन चेन नहीं है तो हम एलिफेटिक का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। हेट्रो बिल्कुल नहीं है क्योंकि साइक्लोब्यूटेन में सिर्फ और सिर्फ जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हेट्रो तो होगा नहीं क्योंकि इसके चेन इसके जो है वो रिंग में कार्बन की जगह कोई भी हेट्रो एटम नहीं है। तो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 19 देखें, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पायरोल की बात करते हैं तो पायरोल तो हेट्रोसाइक्लिक होगा क्योंकि यहाँ पे NH है, ये पायरोल रिंग है। फ्यूरेन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन आ जाता है। एनिलीन की बात करें तो बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप लग जाता होता है। हेट्रोसाइक्लिक के लिए करेक्टरिस्टिक ये है कि वो रिंग के अंदर किसी भी कार्बन की जगह पे रिप्लेसमेंट होनी चाहिए कोई हेट्रो एटम की। अगर आप थायोफीन की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सल्फ़र लिख देते हैं तो ये हमारे पास थायोफीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये सारे जो हैं पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, ये हेट्रोसाइक्लिक है। अगर नहीं है तो एनिलीन नहीं है। MCQ नंबर 20 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो द पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लोरोप्रोपेन, अब आप देखें क्लोरोप्रोपेन को तो ये CH3 CH2 CH2Cl यानी कि 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाता है। ये 1 क्लोरो है। और अगर यहाँ मैं क्लोरीन को सेकंड कार्बन पे लिखना चाहूँ तो देखें जी मेरे पास 2 क्लोरोप्रोपेन भी बन सकता है। ये मेरे पास बन गया 2 क्लोरो। तो इसका मतलब ये तो शो कर रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो ये तो शो कर रहा है, ये नहीं हो सकता हमारे पास ऑप्शन। इसके बाद ब्यूटीन है। ब्यूटीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2 एंड CH3, ये 1 ब्यूटीन। और हम क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, तो ये 2 ब्यूटीन भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये तो शो कर रहा है। प्रोपेनॉल की बात कर लेते हैं जी। देखें CH3 CH2 CH2OH, तो 1 प्रोपेनॉल बन गया। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कार्बन नंबर 2 पे ला सकता हूँ मैं इसको, ये OH है और ये देखें 2 प्रोपेनॉल बन गया, ये 2 प्रोपेनॉल बन गया। इसका मतलब पोजीशन तो शो कर रहा है ये। अब नहीं जो शो कर रहा वो हमारे पास है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन में कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जिसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकें, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये गिवन है जी स्ट्रक्चर, करेक्ट नेम क्या होगा। इसको समझने के लिए पहले आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो अंडरस्टैंड करना है ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पर है और ये ईथर हमारे पास यहाँ पर है। तो देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस पहले होगी, नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे, ईथर की तरफ जाएंगे हम। तो हमारे पास देखें ये स्ट्रक्चर में ये 1 2 3 4 यहाँ तक जाएंगे, तो ये हमारे पास ये वाला जो होगा यहाँ पर, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये नंबरिंग बनेगी। अच्छा, अब लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है हैविंग द कार्बन एटम। ठीक, तो ये हमारे पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट डील हो जाएगा। तो आपके पास अब क्या नाम आएगा, ये बन जाएगा जी 4 आपके पास हो जाएगा मिथॉक्सी, और ये 5 हैं तो पेंटेनोइक एसिड। ये अल्फा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। MCQ नंबर 22, आयोपिक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये गिवन कंपाउंड है, इसमें 2 प्रेफरेंसेस हैं कि या तो आप राइट साइड से शुरू करें या लेफ्ट साइड से। डेफिनेटली राइट साइड पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, तो हम यहाँ से प्रेफर करेंगे 1 2 3। तो हम इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट डील करेंगे मेथल को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकली C पहले आएगा, तो 1 क्लोरो और 2 मेथल और प्रोपेन, ये अल्फा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। MCQ नंबर 23, द मेन कॉज फॉर सच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आइसोमेरिज्म, कैटिनेशन, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। अब इनको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बातें ज़रा हम देखते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन बीटा जो है ये हम इसको ठीक कर रहे हैं, कैटिनेशन क्यों कर रहे हैं ये देखें ज़रा। रीज़न फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते रहते हैं, चाहे वो स्ट्रेट चेन फॉर्म में हो, चाहे वो ब्रांच्ड फॉर्म में हो, या चाहे वो साइक्लिक फॉर्म में क्यों ना हो। ये इस तरह से ये वैरायटी और डाइवर्सिटी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, पहली बात तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी की वजह से है। ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है क्यों, ये है ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्मॉल साइज है एक, पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एंड मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, और मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी की वजह से ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कैटिनेशन प्रोसीड हो जाती है। भाई कार्बन कार्बन से मिलना क्यों पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। साइज़ क्यों है, हम कहते हैं साइज़ इनका स्मॉल है और मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह की है कि ये टेट्रावेलेंसी भी शो करता है, जिसकी वजह से ये अपने एटम्स को अटैच कर सकता है। अब कैटिनेशन की जो बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए तो कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर एंड फास्फोरस है। आप सल्फर का सोचेंगे तो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस का सोचें तो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और सिलिकॉन आपको पता है ये सिलिका बनाता होता है, तो ये भी जो है वो शो करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कार्बन टू कार्बन होगी, इसलिए कैटिनेशन प्रेफरेबल है इसमें। और ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये जो एटम्स हैं ओपन चेन भी हो सकते हैं, या ब्रांच भी हो सकते हैं, या क्लोज भी हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर गया हूँ ये बात। और उसके बाद ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन एटम है द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ये देखें जी, ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है अपने एटम्स के साथ भी, और दूसरे एटम्स के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड्स बन सकते हैं। और फाइनली टेट्रावेलेंसी, तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डाइवर्सिटी होती है। तो इसमें टेट्रावेलेंसी हो गई, मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन है, ये कैटिनेशन है, ये सारे फैक्टर जो हैं ये ऑपरेट कर रहे होते हैं। रीज़न है डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो करेक्ट ऑप्शन था हमारा
वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था जी बीटा। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट MCQ नंबर 24 पे। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल बुक की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है वो है मेटामेरिज्म। MCQ नंबर 25, नंबर ऑफ ट्रिशरी कार्बन एटम इन ट्रिशरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ट्रिशरी कार्बन एटम, देखें ट्रिशरी ब्यूटाइल, पहले तो हम ये बना लेते हैं कि देखें ये हमारे पास होता है ये ट्रिशरी कार्बन, ठीक है जी, ये ट्रिशरी, ये कार्बन होगी, ये ट्रिशरी हमारे पास कार्बन और अल्कोहल इसके साथ अटैच किया, तो ये ट्रिशरी कार्बन हमारे पास, ट्रिशरी कार्बन के साथ जो OH अटैच होगा वो ट्रिशरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों कह रहे हैं, ये 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये ट्रिशरी ब्यूटाइल अल्कोहल में नंबर ऑफ ट्रिशरी कार्बन कितने होते हैं, एक होता है, बाकी सारे क्या हैं प्राइमरी, सेकेंडरी कोई नहीं होता, तो ये ट्रिशरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट वन। पॉइंट नंबर 26 देखें जी, सिलेक्ट ए न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको कहा, अभी हमने डिस्कशन की है सारी की सारी कि न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो ये हम डिटेल से पढ़ के आए हैं, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाऊँगा। तो ये आपके पास लॉन पेयर्स की वजह से हम इसको न्यूक्लियोफाइल मानते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स की डिस्कशन हम कर आए हैं सारी की सारी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि एक तो हमारे पास होना चाहिए कि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, ये डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए ऑन ईदर साइड, ठीक है जी, ये डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए ऑन ईदर साइड। अच्छा अब आप देखें यहाँ पर देखें तो ये डिफरेंट नहीं है, Br2 हो गया, सेम हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, तो देखें ये हाइड्रोजन और ये CH3 डिफरेंट है, यहाँ भी हाइड्रोजन और CH3 बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो शो करेगा। यहाँ पर आप देखें Br और CH3 डिफरेंट है, यहाँ भी Br CH3 डिफरेंट है, ये भी शो करेगा। यहाँ पर आप देखें H और C2H5 ग्रुप ये है, यहाँ भी H है और CH3 ग्रुप ये है, ये भी शो करेगा। जो नहीं शो करेगा वो हमारे पास कौन सा होगा, अल्फा ऑप्शन। पॉइंट नंबर 28, मिथॉक्सी मीथेन। अब जब हम कहते हैं मिथॉक्सी मीथेन तो जो मेथल ग्रुप होता है इसके साथ O लगा दें, ये हो गया मिथॉक्सी, और ये हो गया जी CH3 लगा देते हैं, तो ये मीथेन को कंसीडर करता है। तो ये हमारे पास ये नोमेनक्लेचर में ईथर्स के नोमेनक्लेचर से रेलिवेंट बात आ गई, तो ये मिथॉक्सी मीथेन हो गया। और लिखा हुआ है एथेनॉल, एथेनॉल की बात करें तो ये है CH3 CH2 एंड OH। ये कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है जी, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बना जी, हमारे पास डेल्टा ऑप्शन करेक्ट हुआ। MCQ नंबर 29 में देखें लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल हैलाइड, और ये अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर गिवन है, करेक्ट नेम पूछा हुआ है। आप देखें ये वाला जो ग्रुप है इसको हम फिनाइल कहते हैं, और फिनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट डील होगा, काउंटिंग में नहीं आएगा, लीस्ट नंबर इसको मिलेगा क्योंकि इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, ये 1 2 ये 3 और ये 4। अब आप देखें दो मेथल ग्रुप 3 पे हैं और एक ब्रोमो जो है 1 पे है और एक फिनाइल 1 पे है, तो आप देखें 1 ब्रोमो और जो 1 फिनाइल जहाँ नज़र आएगा हम उसको प्रेफर करेंगे। यहाँ पे 3 फिनाइल लिखा हुआ है, इसको कैंसिल कर दें, यहाँ पे 3 ब्रोमो लिखा हुआ है, इसको कैंसिल कर दें क्योंकि 1 ब्रोमो चाहिए हमें, यहाँ पे 3 ब्रोमो लिखा हुआ है, कैंसिल कर दें। हमारे पास सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा बचता है, अल्फ़ा, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल और 3 डाईमेथल, और ब्यूटेन है 1, ये 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। लास्ट MCQ of the discussion, all of the following are the metamers of ethyl N-butyrate। अब 1 by 1 मैं डिस्कस करता हूँ। लिखा हुआ है N हेक्सेनोइक एसिड, इथाइल आइसोब्यूटाइरेट,
एन प्रोपाइल प्रोपेनोएट और मेथल एन और पेंटेनोएट। अब सबसे पहले तो हमारे पास इथाइल एन ब्यूटाइरेट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है जी, ये है इथाइल ब्यूटाइरेट का स्ट्रक्चर। अब हम कहते हैं कि ये किस किस के साथ मेटामरिज्म जो है वो शो करता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेटामर्स, और पूछा हुई एक्सेप्शन पूछी हुई है, एक्सेप्शन, हम एक्सेप्शन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि ये बीटा को देख लें, इथाइल आइसोब्यूटाइरेट का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखें जी ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और बिल्कुल सेम ये बिल्कुल शो कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखें एन प्रोपाइल और प्रोपेनोएट का स्ट्रक्चर तो ये भी इसके साथ बिल्कुल शो कर रहा है मेटामेरिज्म यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पे देखें ये 3 कार्बन एटम्स यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर देखें ये 2 हैं, ये बिल्कुल शो कर रहा है। और इस ऑक्सीजन की यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास गिवन है और यहाँ पर हमारे पास 3 हैं कार्बोनाइल के साथ, यहाँ कार्बोनाइल के साथ 2 हैं, तो ये मेटामर होगा, ठीक है जी। और यहाँ पे ये आइसोफॉर्म आ गई है कार्बोनाइल के साथ, तो ये भी मेटामर होगा। और ये फाइनली हमारे पास है ये वाला जो डेल्टा ऑप्शन है, ये है मेथल एन प्रोपेनोएट पेंटेनोएट। तो ये देखें जी, ये हमारे पास इधर एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर देखें ये 2 थे ग्रुप, यहाँ हमने 1 कर दिया। कार्बोनाइल के साथ यहाँ पे ये 3 ग्रुप्स थे, यहाँ पर हमने 4 कर दिए। तो ये हमारे पास तो है मेटामर्स। अब नहीं जो शो हो रहा वो हेक्सेनोइक एसिड। आपको पता है कि जो हमारे पास एस्टर्स होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, दे आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो होगा लेकिन मेटामर नहीं होगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन जी। थैंक यू वेरी मच और कीप लिसनिंग द डिस्कशन लेक्चर्स, और ये शेयर करें अपने अपने कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अपने दें, और ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी। अल्लाह हाफिज़।